यस, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट हो गया है। अब लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? हर एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए वो बॉन्ड बनाता है, इधर बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर। किसी भी तरह वो इलेक्ट्रॉन को लेके या शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट कुछ जगह पे ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है, वो कौन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। लिमिटेशंस ऑफ किसका है? लिमिटेशंस लिखा है आपने, बट आपको पता होना चाहिए लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये सब हम कोसेल लुईस थ्योरी में ही पढ़ रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, यस। Point number 1, that is some compounds of elements of group 1, elements of group 1 as well as group 2 have, and even group 3 also, group 2 then group 13 have incomplete octet. Incomplete octet means less than 8 electrons around central atom. So less than 8 electrons, यहाँ पर octet rule complete नहीं होता है। कहाँ पर? Some compounds of elements of group number 1, 2 and 13. So group 1, 2, 13 के कुछ compounds लेते हैं। Example लिथियम क्लोराइड, LiCl। LiCl, ये LiCl का स्ट्रक्चर है। तो लिथियम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक ही होता है ना। वो एक इधर शेयरिंग में आ गए तो इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर बचेगा। ऑक्सीजन के ऊपर 1, 2 पेयर्स, थर्ड पेयर। अब देखो क्या लिथियम के पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? लिथियम के पास एक ही बॉन्ड आया है, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल कहाँ कंप्लीट हुआ? इधर नहीं हो रहा है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है। अब क्लोरीन का, अब क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स, यस। तो अब क्या यहाँ पर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ? यस, क्लोरीन के बाजू में ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया है, बट बेरिलियम के बाजू में ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ, which means incomplete octet. Similarly एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का आता है, ग्रुप नंबर 13 का एल्यूमिनियम। तो इसमें भी एल्यूमिनियम के पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आई कैन से therefore some compounds of elements of group 1, 2, 3 have incomplete octet. Yes. Next, some compounds of elements of group 15, 16 and 17 have expanded octet. Expanded octet means more than 8 electrons. They have more than 8 electrons around central atom. किसी किसी में कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? Some compounds of group number 15, 16 and 17. So example PCl5, phosphorus pentachloride, PCl5। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा, फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस।
तो अब देखो फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 5 बॉन्ड्स यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्टेट रूल से ज्यादा हो गया है। सिमिलरली SF6 का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होगा। SF6 सिमिलरली IF7। सो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। सो ये फॉस्फोरस है ग्रुप नंबर 15 का है, ये सल्फर है ग्रुप नंबर 16 का है, और आयोडीन है ग्रुप नंबर 17 का है। सो दे हैव सम प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, some compounds have odd number of electrons around the central atom. So कुछ इस केस में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो तो कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसमें देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, उसमें 2 तो हो गया है, इधर 2, अभी 4 बाकी है, वो तो हो गया। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऑक्टेट रूल कहाँ कंप्लीट होगा, चेक करो। नाइट्रोजन के पास ऑड नंबर है, यदि 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट रूल कभी खत्म नहीं होगा। NO भी है और एक NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों के पास नाइट्रोजन है और दोनों में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली it could not explain means octet rule could not explain why elements like xenon form compounds although it has 8 electrons in valency shell, 8 electrons in valency shell। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, xenon नोबल गैस है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर ऑक्टेट रूल क्या बनाने का, कोई कंपाउंड बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट इवन देन xenon जो है XeF2 कंपाउंड बनाता है, XeF4 बनाता है, XeF6 बनता है, XeO3 बनता है, एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारा कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो ये तो ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट हैं। ऑक्टेट रूल बोलते हैं कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए सब कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं, बट ज़ेनॉन के पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर ऑक्टेट रूल क्यों, ये कंपाउंड क्यों बनना चाहिए, वो एक्सप्लेन नहीं करा है। दिस थियोरी कुड नॉट एक्सप्लेन the energy and stability of molecules, the energy and stability of molecules। कौन सा मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा, कौन सा मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, वो सारे चीज एक्सप्लेन नहीं किया है इस थ्योरी ने। Similarly, this theory could not explain geometry of molecule। Geometry means structure of molecule। मतलब क्या है कि एक्चुअली H2O को ऐसा हम लिखते हैं, ये गलत है। एक्चुअली H2O को ऐसा लिखना होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं लिखना है, ऐसा क्यों लिखना है, वो सारा चीज यहाँ नहीं मालूम पड़ता है। कौन सा, ऑक्टेट रूल में मालूम नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट आने वाला थ्योरी में मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। इस थ्योरी ने भी एक्सप्लेन नहीं करा। सो दिस ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अंडरस्टूड ऑक्टेट रूल लिमिटेशंस? यस, नोट डाउन दिस वन। राइट, सो नाउ ऑक्टेट रूल के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं।
हमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में टोटली 5 थ्योरीज के बारे में बात किया। मैंने बोला चैप्टर के बिगिनिंग में टोटली 5 थ्योरीज ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला थ्योरी कौन सा है? कोसेल ल्यूविस थ्योरी, करेक्ट। कोसेल ल्यूविस थ्योरी हमने स्टार्ट किया है और कोसेल ल्यूविस थ्योरी में ही वो ऑक्टेट रूल आ जाता है। कोसेल ल्यूविस थ्योरी में ऑक्टेट रूल आ गया है, दैट इज डन। एंड उसके बाद सेकंड थ्योरी वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट वी विल सी फर्दर। नेक्स्ट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें फर्स्ट थ्योरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, कोसेल ल्यूविस थ्योरी। Now the next theory is Vesper theory, but before we go for Vesper theory, we need to learn some more words used in this chapter. कौन कौन सा वर्ड्स यूज होता है वो अभी हमें देखना होगा। सो इसलिए अभी वेस्पर थ्योरी अब नहीं पढ़ाऊंगा। वेस्पर थ्योरी के लिए 2-3 वीडियो और देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आएंगे। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का सिंबल है डेल H नॉट लैटिस, और कुछ लोग U लिखते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं उसको। तो लैटिस एंथैल्पी का मीनिंग है इट इज लाइक एज बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। सो हम एग्जाम्पल पहले बात करेंगे, डेफिनेशन बाद में। NaCl लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड। NaCl कैसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, इज इट राइट? यस एब्सोल्युटली, ये परफेक्ट है। अगर आपने ऐसा लिखोगे तो आपका एक इमेज ही अलग बनेगा, बोलेगा भाई ये स्टूडेंट को बहुत नॉलेज है, क्योंकि Na प्लस लिखा है, Cl माइनस लिखा है। दिस इज द आयोनिक कंपाउंड, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। और वो किस स्टेट में लेना है? सॉलिड स्टेट में लेना है। एंड यू शुड टेक 1 मोल लेना है, और उसको हमें हीट प्रोवाइड करके इसको गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना है। सो 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड को हीट करके क्या बनाना है? गैसियस आयन, Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस। और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी जरूरत पड़ता है, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी जरूरत पड़ेगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। सो अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लैटिस एंथैल्पी मींस the amount of energy needed to convert 1 mole of solid ionic compound into its gaseous ions. On the other hand, reverse में इसमें एनर्जी जरूरत पड़ेगा, let us say x किलोजूल plus x किलोजूल पर मोल। बट रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि when you combined 1 mole of gaseous ions, Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस कंबाइंड करोगे तब एनर्जी रिलीज होता है टू फॉर्म अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, एंड दैट एनर्जी डेल H नॉट लैटिस इज इक्वल टू माइनस x किलोजूल पर मोल। सो यहां पर उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए डेफिनेशन आप ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। और यस डेफिनेशन अब सेंटेंस फॉर्म में बोलिएगा, क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले में? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, solid ionic compound into its gaseous ions is called as lattice enthalpy। और another definition क्या होगा? इसमें एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। therefore I can say it is also defined as the amount of energy released. It is also defined as the amount of energy released when 1 mole of when
Yes, 1 mole of gaseous ions combine. Gaseous ions combine to give 1 mole of solid ionic compound. 1 mole of solid ionic compound. Yes, that is called as lattice enthalpy. So यहाँ पर दोनों के सेंस में देखो, साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस साइन और माइनस साइन. प्लस साइन मीन्स एनर्जी नीडेड, कि NaCl सॉलिड को हमें ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. और Na प्लस गैसियस आयन और Cl माइनस गैसियस आयन दोनों आयन्स कंबाइंड होके अगर NaCl सॉलिड बन रहा है तब भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उसको भी हम लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं. अब लैटिस एंथैल्पी का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं. जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी है, मान लो लेट अस से दिस इज x, लैटिस एंथैल्पी आई राइट Le of NaCl is x and MgO is 2x. इसका मतलब क्या है कि MgO में 2x किलो जूल एनर्जी चाहिए ब्रेक करने में एंड NaCl में x किलो जूल एनर्जी चाहिए. इसका मतलब MgO ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, which means MgO is more stable. तो जिसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. तो लैटिस एंथैल्पी इज अल्टीमेटली यूज्ड टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. सो इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिस एंथैल्पी आई एम राइटिंग हियर. Importance of lattice enthalpy. Yes, before we talk importance, let us discuss about factors affecting lattice enthalpy. Factors affecting lattice enthalpy. There are only two factors which affect lattice enthalpy. One is charge. Charge अगर ज़्यादा है, suppose example NaCl and CaCl2, पूछा है मेरे को भाई किस में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा. NaCl में कौन कौन आयन्स है? Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. एंड इसमें कौन कौन आयन्स है? Ca2 प्लस, इसके जगह पे KCl लेते हैं, नो MgCl2, इट्स ओके, परफेक्ट एग्जांपल MgCl2. इसमें कौन कौन आयन्स है? Mg2 प्लस एंड Cl माइनस. इसमें चार्ज देखो, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 2 into 1, साइन नहीं देखना, चार्ज देखना, वैल्यू देखना है. 2 into 1 2, इधर 1 into 1 1. तो यहाँ पर चार्ज वैल्यू ज्यादा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगा. सो देयरफॉर charge is directly proportional to lattice enthalpy. So that is lattice enthalpy. इस एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं? NaCl has less lattice enthalpy than MgCl2 because NaCl का चार्ज कम है और MgCl2 का चार्ज ज्यादा है. Another example is size. So size में जैसे एग्जाम्पल NaCl and KCl, किसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, ऐसा एग्जाम में पूछा है. इसमें कौन कौन आयन्स है? Na प्लस एंड Cl माइनस, इसमें K प्लस एंड Cl माइनस. तो दोनों में चार्ज तो एक ही है, चार्ज इधर 1 into 1, इधर भी 1 into 1, बट इसमें Na प्लस का साइज स्मॉल है. साइज स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा. तो इट मींस NaCl हैज हाई लैटिस एंथैल्पी देन KCl. तो अब रूल क्या हुआ? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी. सो आई कैन से लैटिस एंथैल्पी, मैं तो सिंपल शॉर्टकट ऐसा लिखता हूं, लैटिस एंथैल्पी U is directly proportional to charge and inversely proportional to size. सीधी बात है. So जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा, और जितना साइज कम होगा तब भी लैटिस एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगा. Yes, that is about लैटिस एंथैल्पी factors.
नाउ इंपॉर्टेंस की जो बात कर रहा था मैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्यों पढ़ना चाहिए? सो लैटिस एंथैल्पी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी, it provide information about stability. So lattice enthalpy is directly proportional to stability. It is directly proportional to stability. जिसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है इसका मतलब क्या, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज स्टेबल, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. सो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसको जल्दी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. सो एग्जाम में कभी भी हमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा हो या स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है तो उन सब में हमें ये बहुत काम आएगा. सो विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल, या विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, विच इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये अभी काम नहीं आएगा. अभी पार्ट 2 जब शुरू होगा ना, उसमें एस ब्लॉक चैप्टर है. एस ब्लॉक चैप्टर बहुत खतरनाक चैप्टर है, तो उसमें कुछ बहुत सारे टीचर्स भी जाने देते हैं कि भाई चलो चलो आगे बढ़ते हैं ऐसा, बट उसमें एमसीक्यूज में काम आता है लैटिस एंथैल्पी वाला पॉइंट. ठीक है, यस, नोट डाउन दिस वन. राइट, नाउ नेक्स्ट वन. अब बॉन्ड पैरामीटर्स. Now next topic it is bond parameters. ये सभी सिंपल फंडामेंटल टर्म्स है. इसके बाद ही हम वो टॉपिक शुरू कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी पढ़ना है तो ये सारे वर्ड्स आपको आना चाहिए. बॉन्ड पैरामीटर्स मीन्स व्हाट? इट मीन्स बॉन्ड के बारे में क्या क्या चीज हम डिस्कस करते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग पैरामीटर्स क्या होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग का? एक तो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जो बीएमआई मतलब हाइट है, वेट है. सिमिलरली ऑक्सोमीटर, ऑक्सीजन कितना इनहेल करते हैं, मतलब इनका लंग्स कैपेसिटी कितना है. देन बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, वो सभी अगर बात करेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग का हेल्थ के बारे में मालूम पड़ता है. सिमिलरली बॉन्ड्स के बारे में क्या क्या चीज हमें जानना होता है. एक तो बॉन्ड एंथैल्पी मालूम पड़ना चाहिए कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है मालूम पड़ जाएगा. बॉन्ड लेंथ मालूम पड़ना चाहिए. देन बॉन्ड एंगल क्या होता है वो भी मालूम पड़ना चाहिए, एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो भी मालूम पड़ना चाहिए. सो बॉन्ड पैरामीटर्स में 4 चीज हम पढ़ेंगे: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, एंड अनदर वन क्या बोला था मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. यस, सो फर्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ. सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड लेंथ. सो ये कोई डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आता है. नोबडी विल आस्क यू दीज डेफिनेशंस, डिफाइन बॉन्ड लेंथ, ऐसा नहीं आता है. बट हर एक चीज एग्जाम के लिए नहीं, आगे जाके हमें कुछ समझना है तो मैं बोलूंगा बॉन्ड लेंथ इतना है, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए ना. सपोज HCl बॉन्ड लेंथ इज दिस मच, HCl बॉन्ड लेंथ इज 182 पिकोमीटर. इसका मीनिंग क्या है? एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जो होता है, and that distance is called as what you can say, bond length. So bond length means it is the equilibrium distance, it is the equilibrium distance, equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms, nuclei of two bonded atoms, that is called as bond length. And bond length, its units
जनरली कौन सा होगा, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर। और आप जानते हैं पिकोमीटर, मीटर और एंगस्ट्रॉन्ग सब कन्वर्ट कैसे करना है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 मीटर विच इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 centimeter, and 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter which is equal to 10 power minus 8 सेंटीमीटर। नैनोमीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, वो आप जानते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर विच इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। यस, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बट बॉन्ड लेंथ में 2 टाइप्स का बॉन्ड लेंथ होता है। One is covalent bond length and another one is van der Waals bond length. So bond length is of 2 types. Point A, yes, it is covalent bond length, and another one, point B, that is van der Waals bond length. कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ एंड वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दोनों एटम्स बॉन्डेड होगा, जैसे कोवेलेंट रेडियस है वैसा कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, सिंपल। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ two bonded atoms, एग्जाम्पल मैं बाद में समझा दूंगा। वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, yes, it is the distance between the nuclei of, it is the distance between the nuclei of non-bonded atoms of different molecules. So मान लो क्लोरीन की बात करूं, Cl2 में बॉन्ड लेंथ होता है। सपोज ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है। सो यस, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। ये एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, यहां से लेके इस न्यूक्लियस तक डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। अब दूसरा क्लोरीन लेता हूं मैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल एक थोड़ी होगा, बहुत सारा Cl2 होगा ना, ये दूसरा Cl2 है, एंड दिस डिस्टेंस, व्हाट कैन यू कॉल दिस वन, ये भी टच हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है। अब इसकी सराउंडिंग में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने लोन पेयर को बात ही नहीं करा है, सो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। सो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में घूमता रहेगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ। इट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ। और ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, वीडियो को अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा। यस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। सो डिफरेंस क्या है कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ एंड वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ में? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ मींस दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस व्हेन दे आर इन बॉन्डेड स्टेट। बट जो वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लाउड कंसिडर होगा, एंड 2 एटम्स नॉन बॉन्डेड स्टेट है। देखो ये दोनों एटम्स नॉन बॉन्डेड है, आपको दिख रहा है ना ये ब्लू पेन से जो लिखा मैंने, this is called as van der Waals bond length, and the previous to that is called as covalent bond length. So this is it is like as van der Waals radius and covalent radius.
हमने प्रीवियस चैप्टर में जो बात करा था उसकी जैसा ही है ये, बट यहाँ पर बॉन्ड लेंथ उसमें हाफ करा था और इस बार हाफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें रेडियस निकालना था, रेडियस के लिए तो हाफ करना पड़ता है, और यहाँ डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ फाइंड करा है. यस, दिस इज बॉन्ड लेंथ वर्ड, right? It is the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms. Its units are this one. And sir, how do you find this? Sir, ये bond length कैसे find करते हैं? ये भी question है कुछ लोग. ये experiments होता है बड़े बड़े equipments में, that is called X-ray techniques. X-ray crystallography technique. X-ray crystallography. Crystallography मेथड, और एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड भी है. एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड, और आजकल मॉडर्न टेक्निक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स. सो इन सभी मेथड्स को यूज करके हम बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं, विच इज नॉट इजी टास्क. हम यहाँ पर घर में नहीं कर सकते. सपोज एयर में H2 और O2 दिख रहा है, उसका बॉन्ड लेंथ हम फाइंड नहीं कर सकते. We have to use this one, X-ray crystallography technique और X-ray diffraction technique और spectroscopic techniques. इनको यूज करके हम बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं. बॉन्ड लेंथ का यूनिट्स है पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर होगा, और उसमें 2 टाइप्स है, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ एज वेल एज वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ. मैंने दोनों को एक ही फिगर में दिखा दिया है. दोनों एटम्स बॉन्डेड स्टेट में हो तो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, नॉन बॉन्डेड स्टेट में तो वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ. ऑफ कोर्स वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा क्योंकि एटम्स नॉन बॉन्डेड स्टेट में है एंड उसके आसपास में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होता है, तो उसकी वजह से वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ का वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ कॉन्सेप्ट. नाउ सेकेंड वन, आफ्टर बॉन्ड लेंथ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड angle. This is bond angle. What is the meaning of bond angle? So angle between bonds, but उतना easily नहीं बोल सकते. Suppose example H2O. H2O का bond angle कोई स्टूडेंट ऐसा लिखेगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री हो गए ना. और कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ना मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा H2O, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 90 हो गए. तो कोई तो उल्टा टेढ़ा वाला है तो 120 भी बना देगा. तो इसलिए आप ये नहीं बोलना एंगल बिटवीन बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, गलत बात है. उसमें क्या करना होता है, सेंट्रल एटम लेना होता है. देखो मैं यहाँ पर पहले रफली समझा देता हूँ, बाद में डेफिनेशन लिखता हूँ. ऑक्सीजन एटम में यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p4. ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि बॉन्ड बना लिया मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हीलियम 2s1 2p5 2s1 2p5 1 2 3 4 5. अब ये तो ऑक्सीजन का है. अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा ना, तो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ब्लू पेन से लिख लिया. अब ये क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर. तो ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में एंगल होगा, और वो एंगल को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं. तो बॉन्ड एंगल मतलब ये नहीं बोलना है एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स. तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिएगा, इट इज द एंगल between the orbitals of central atom bearing bond pair of electrons. Yes, that is called as bond angle. अब इसका और उसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ेगा. ये H2O का स्ट्रक्चर है, ये दो बॉन्ड पेयर है, और जो रेड पेन से लिखा है वो क्या है, वो लोन पेयर है. वो लोन पेयर भी होता है इसका, इधर एक लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर इधर भी होगा.
तो इसके बीच का जो एंगल होगा ना उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, विच इज अराउंड 104 डिग्रीज या 104.5 भी बोलते हैं, 104 डिग्री। दिस इज द बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, टू टॉपिक्स वी हैव फिनिश्ड। सो बॉन्ड एंगल मतलब यहाँ एग्जाम्पल देखो H2O में ये गलत है, बॉन्ड एंगल 180 नहीं होता है। पहले ऑक्सीजन लिया मैंने, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p4, ये ग्राउंड स्टेट का है। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा, इधर से इधर जंप हो गए 2s में से 2p में, तो क्या बन गया 2s1 2p5। नाउ यहाँ पर ब्लू पेन से जो लिखा है वो क्या है, हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, इट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ एंगल होगा, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। सो इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम bearing bond pair of electrons. Of course angle is units degrees, degrees बोलते हैं, कोई कोई मिनट्स में भी होता है, छोटा नंबर होगा तो इट इज 104 पॉइंट समथिंग 5 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आई ये वाला? यस, नोट्स बना दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यस, नाउ नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स टॉपिक। और उसमें हमने 2 वर्ड्स कंप्लीट करा है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। नाउ नेक्स्ट अभी 2 वर्ड्स बाकी है, एक बॉन्ड एंथैल्पी एंड अनदर वन इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर, लेट अस सी दैट वन। यस, नंबर 3 बॉन्ड एंथैल्पी सिंबल डेल H नॉट बॉन्ड, इसी को कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब उससे आपको मीनिंग समझ में आएगा, बॉन्ड को ब्रेक करने का जो एनर्जी है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। इट इज समवॉट सिमिलर टू लैटिस एंथैल्पी, बट लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है? लैटिस एंथैल्पी वर्ड हम आयनिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं और यहाँ पर हम कोवेलेंट कंपाउंड में वर्ड यूज कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, ये सभी किस में हो रहा है? कोवेलेंट कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड में नहीं आता है। हाँ, तो इसमें क्या लिखना होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, amount of energy needed to break 1 mole of bonds of a same type and convert them into, and in order to convert them into gaseous atoms. So means क्या है, हमें बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बनाना है? गैसियस एटम बनाना है, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करेंगे, H2 में उसको ब्रेक करा कर H गैस एंड H गैस, और इसको इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी लगेगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यू चाहिए तो वो आई डोंट रिमेंबर, मेरे को वैल्यू पता नहीं, मैं ऐसे रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। मे बी 580 किलो जूल पर मोल, आई डोंट नो, आई थिंक सो दिस इज 580 और समथिंग, ये मतलब 580 किलो जूल देना होगा। अब सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन O2 में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में, तो उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा और उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, एंड दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस वाले में एक ही बॉन्ड आपने ब्रेक करा है, इस बार 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसका वैल्यू समथिंग उससे ज्यादा होगा, लेट अस से 780 किलो जूल पर मोल।
ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स है, इवन आई डोंट नो रिमेंबर, आप टेक्स्ट बुक निकाल के देखो, अप्रोक्सीमेट नंबर्स है सभी। नाउ नाइट्रोजन की बात करेंगे, N2, तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको ब्रेक करके गैसियस एटम बनाना है, तो इस बार बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, and that is a bond dissociation enthalpy which is let us say around 1250 kilojoule per mole। तो इससे एक चीज मालूम पड़ रहा है कि जितना जितना बॉन्ड्स ज्यादा होगा एटम्स के बीच में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक करने का जो एनर्जी होगा वो ज्यादा लगेगा। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू। ओके राइट। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है bond order, fourth one, it is bond order। yes, what is the meaning of bond order? Bond order means number of covalent bonds between atoms। जैसे H2 में क्या होता है, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ना, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, therefore bond order is 1। और यहाँ पर OO के बीच में डबल बॉन्ड है, it means 2 bonds है, therefore bond order is 2। और यहाँ पर 3 bonds है, therefore bond order is 3। so that is simple bond order। so bond order is defined as the number of shared pair of electrons और bond pair, आप लिख सकते हैं BP, bond pair, shared pair और bond pair of electrons present between two atoms, in a molecule, that is called as bond order। तो इसमें bond order H2 में bond order क्या है, bond order is 1। O2 में क्या है, bond order 2। N2 में क्या है, bond order 3। so in this way we can talk about bond order। and very important example or main point, all isoelectronic species have identical bond order or same bond order। so example अगर हमें बात करना है N2 then NO plus then CN minus, इन सभी का आप लुईस स्ट्रक्चर बना दो, एंड इवन कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इन सब का लुईस स्ट्रक्चर बना दो, सब में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 3 आता है, एंड ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, CN माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो isoelectronic species have identical bond order। that's the point number 1। next, the average bond order can be given like this: average bond order is equal to total number of bonds upon total number of centers। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन की बात करें, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये है CO3 2-। इसमें किसी ने पूछा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तो एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना, 1 2 3 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स। इसको एक सेंटर बोलते हैं, दोनों एक सेंटर, ये 3 सेंटर्स है। सो 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33। सो दिस इज द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। सो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से निकालते हैं। सो ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। सो वी हैव फिनिश्ड अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स कॉन्सेप्ट। हमारा बॉन्ड पैरामीटर कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। 4 वर्ड्स आया है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। यस, नोट्स बना दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा टेबल है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उनके रिलेशन के लिए।
देखिएगा, एक नोट करके बना सकते हैं आप, नोट सी सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं अल्केन। सी सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है ना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर। नाउ इसका बॉन्ड एंगल, अल्केन में 109.5 डिग्री है, अल्किन में अराउंड 120 डिग्री है, अल्काइन में 180 डिग्री है। एंड बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड लेंथ सी सी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर्स, this is 135 picometers and it is around 120 picometers. And bond enthalpy, bond enthalpy values exactly याद नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में से ढूंढ लेना या रेफरेंस बुक में से ढूंढ लेना। तो इससे एक रिलेशन बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है, सॉरी कम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर इज inversely proportional to bond angle, am I right? And जिसका bond order कम है उसका bond length ज्यादा है, and I can say even, नहीं गलत है ना, bond order is directly proportional to bond angle and inversely proportional to bond length, एंड बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। आप जानते हैं इसमें एक बॉन्ड ब्रेक करना है, इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, इसमें 3 बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। सो ये रिलेशन हमें काफी बार एमसीक्यूज में काम आएगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, उनके बीच में रिलेशन वैल्यू है। ठीक है, नोट बना दीजिएगा इन सभी का। फाइन, सो कंटिन्यूएशन वी विल सी नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा डाइपोल मोमेंट एंड रेजोनेंस टॉपिक्स आएंगे, वो बड़े बड़े टॉपिक्स है। उसके बाद हमारा वेस्पर थ्री चालू होगा, तब तक वेस्पर थ्री की बात ही नहीं करना है। एंड रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड ऑल। So I hope you understood. Thank you guys.